हमें किसी भी प्रश्न को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने भी आपके प्रश्न होंगे आज मैथ के, उन सभी प्रश्नों को सिर्फ ऑप्शन से ही यहाँ पर हम आंसर करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हो, कोई भी किसी भी चैप्टर से संबंधित प्रश्न हो, सारे ही प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। किसी भी प्रश्न को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर देना है। ठीक। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जो भी हम आपको तुक्का लगाने की विधि बताएंगे वह विधि 100% वर्क करेगी, इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी और अच्छे से समझ लेनी होंगी। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आपके 4 कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला हमारा ये प्रश्न है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न की बोल रहा है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कभी भी आपसे जो चीज़ पूछी जा रही है सिर्फ आप उसी को नोटिस कीजिए, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए। हमने बोला कि यहाँ पर जो भी आपका ये प्रश्न दिया गया है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कितने पार्ट से मतलब है, हमसे जो पूछा गया है बस उससे मतलब है हमें। हमने बोला कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ए के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर, ठीक, पर इतने से हमें यहाँ पर मतलब है। तो ए का परसेंट कितना है, 15%। हमने बोला 15% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 15% का मतलब होता है 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, यानी कि 3/20 15% का मतलब होता है। हमने बोला आपसे क्या पूछा गया है, तो फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है। फर्स्ट वैल्यू कैसे पूछी गई है, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, यानी कि ए के पास जितने रुपए में वो वस्तु थी वह कितने रुपए थे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कभी भी फर्स्ट वैल्यू की बात की जा रही है तो हमेशा ही आप नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देखेंगे। हमने बोला 20 से डिवाइड करके देख लो, जो संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। 20 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। अब हमने बोला 20 से यहाँ पर हम देखें, तो यहाँ पर देखिए 20 से यदि हम देखें तो ये वाली संख्या जो है वह पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 20 से 0 से 0 चला जाएगा, लेकिन 75 आपका पूरी तरह से 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 0 से 0 चला जाएगा और यहाँ पर 125 पूरी तरह से 2 से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा और यहाँ पर 127 जो है वह पूरी तरह से 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। तो हमारा आंसर सिर्फ एक ही बचता है जो कि 20 से डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन इतने रुपए हो जाता है। मूलधन क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला हमें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उससे मतलब है जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमसे पूछा गया कि मूलधन क्या होगा, और जब कभी भी हम मूलधन निकालें या कुछ भी निकालें तो आपको अच्छे से पता होगा कि वहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना होता है, वहाँ पर टोटल परसेंट लेना होता है। तो टोटल परसेंट हम कैसे निकालते हैं कि जो भी हमारा परसेंट दिया गया होता है उसे हम समय के साथ इंटू कर देते हैं, तो हमारा टोटल परसेंट निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ क्या करना होगा, टोटल परसेंट निकालना होगा। तो टोटल परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6% ये है तो 6 का हम इंटू कर देंगे। समय कितना है, 2 वर्ष तो ये है ही, इसके साथ आपका 4 महीने है, तो 4 महीने को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कितना बना आपका 7/3। 6 में हम यहाँ पर इंटू करेंगे इसके साथ, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, बन रहा है आपका कितना 14%। 14% का मतलब कितना होता है, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0। क्लियर है इतनी सी बात, बस आपको इतना सा करना है और कुछ भी नहीं करना है। हमने बोला 14% जो होता है उसका मतलब होता है 7/50। हमने बोला हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है मूलधन। मूलधन क्या होता है, आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है। ब्याज क्या होता है, आपकी मिड वैल्यू होती है। और मिश्रधन क्या होता है, आपका वहाँ पर लास्ट वैल्यू होती है। तो लास्ट वैल्यू के लिए हमेशा ही हम ऊपर वाली संख्या में प्लस कर देते हैं, मिड वैल्यू के लिए हमेशा ही हम ऊपर वाली संख्या को लेते हैं। और यहाँ पर यदि फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नीचे वाली संख्या को लेंगे।
तो यहाँ पर हमारा बन रहा है कितना 50। तो 50 से डिवाइड करके देख लो, जो भी आपका ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा वह आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला यदि हम 50 से बात करें तो यहाँ पर हम एक 0 से 0 काट देंगे तो 5 से ये संख्या पूरी डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमने बोला यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 5 से ये वाली संख्या डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 50 से फिर से हम देखें तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर ये संख्या 5 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, लेकिन 355 जो है वह 5 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें क्रमशः 7:8:9 के अनुपात में हैं। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला हमें क्वेश्चन से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ उससे मतलब है जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है कि बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, और बढ़ी हुई सीटों का परसेंट क्या दे रहा है, 30%, 40% और 50%। आपको अच्छे से पता है कि हर चीज़ जो होती है वह अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब हमने बोला कि यदि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, यदि 30% की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 130%, 40% की बात करेंगे तो 140%, 50% की बात करेंगे तो 150%। हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना बन रहा है, 130% बोल रहा है, तो 0 से 0 तो आपका सभी का कैंसिल हो ही जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर आपका कितना, 13। हमने बोला 13 से जो आपकी फर्स्ट संख्या जो होगी वो यदि डिवाइड हो जाती है तो वही आपका आंसर होगा, और जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से आप इससे भी चेक कर सकते हैं, तो 14 से डिवाइड करके देखना होगा, इससे चेक करेंगे तो 15 से डिवाइड करके देखना होगा। तो यहाँ पर हम 13 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि 13 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो किसी और संख्या से नहीं कटेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 13 7 91 होता है, यानी कि ये संख्या आपकी कट रही है। यहाँ पर हम 13 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 35 कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा तो 13 में आपका 120 नहीं, 112 नहीं आएगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और 13 के पाड़े से 135 भी नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते कि यहाँ पर जो कि 13 से डिवाइड हो रहे होते, तो हम यहाँ पर 114 140 बनेगा यहाँ पर, तो 140 की जगह पर हम क्या करते, 14 से डिवाइड करके देख लेते, फिर भी हमारा नहीं आंसर मिलता, तो वहाँ पर हम 115 से यानी कि 15 से डिवाइड करके देख लेते। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है, एक आयत के एक बिकड़ की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछी गई है। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे लंबाई पूछी गई है, और कभी भी आपको क्षेत्रफल दे दिया जाए, किसी भी आयत का यदि क्षेत्रफल दे दिया जाए, तो आपसे यदि लंबाई पूछ ली जाए या चौड़ाई पूछ ली जाए, तो वहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आपका क्षेत्रफल होगा उसे आप ऑप्शन से डिवाइड करके देख लेना, जो ऑप्शन इसको डिवाइड कर देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर हम देखें तो 31 से यदि इसको देखते हैं, तो यहाँ पर 31 से ये संख्या आपकी डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यदि हम 17 से भी देखें तो आप चेक कर लेना, 17 से भी ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 7 चौक 28 होता है, यानी कि 4 बार में तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो हमें 14 बार में इंटू करना होगा, तो 14 बार में तो ये ऊपर निकल जाएगा, तो इससे भी ये संख्या डिवाइड होगी नहीं। इसके साथ साथ हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 24 जो है, 24 इस संख्या को डिवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 24 जो होता है 8 3 24 होता है, तो 8 से यदि हम इसे डिवाइड करें तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, और 3 से डिवाइड करें 3 7 21, यानी कि यह 24 से पूरी डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। हमने बोला यदि 24 से डिवाइड हो रही है या फिर 7 से भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 7 से भी डिवाइड हो रही है ये। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है आपका बी और एक मिल रहा है डी। अब इसमें से हम क्या चूज़ करेंगे ये हमें यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा कॉमन सेंस की थोड़ी सी बात है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बिकड़ की लंबाई 25 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर होता क्या है आयत में, आयत में एक तो होती है आपकी लंबाई और एक होती है आपकी चौड़ाई और एक होता है आपका बिकड़ यानी कि डायगोनल। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए जो आपका बिकड़ जो होता है और जो लंबाई जो होती है ये हमेशा ही बड़ी होते हैं, क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और जो चौड़ाई जो होती है ये हमेशा ही छोटी होती है। लंबाई हमेशा ही बड़ी होती है चौड़ाई से, ये बात तो आपको अच्छे से पता ही होगा। लंबाई बड़ी होगी, बिकड़ भी बड़ा होता है और चौड़ाई सबसे कम होती है। हमने बोला यदि चौड़ाई सबसे कम होती है तो कभी भी आपका यहाँ पर आपसे लंबाई पूछी गई है तो 7 तो आपका आंसर हो नहीं सकता, क्या हो सकता है, 24 हो सकता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं कि आप किस प्रकार से आप इसे और सोच सकते हो, कैसे इसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि हमने बोला यहाँ पर एक आयत है, ये आपका एक आयत है, ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये आपका विकर्ण हो गया। हमने बोला विकर्ण उसने दिया है आपका 25, ठीक, विकर्ण कितना दिया है आपका 25 दिया है। हमने बोला लंबाई हमसे पूछी गई है, तो लंबाई हम यहाँ पर बोलें तो लंबाई हमारी हमने बोल दिया कि यहाँ पर 24 है। तो आपको अच्छे से पता है कि एक ट्रिपलेट बनती है, यहाँ पर ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। हमेशा ही आयत हो या आपका वर्ग हो, उसमें आपका यहाँ पर त्रिभुज तो बनता ही बनता है। जब त्रिभुज बन रहा है तो आपको अच्छे से पता है कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज ही हमेशा बनता है। समकोण त्रिभुज यदि आपका यहाँ पर बन रहा है तो आपकी एक समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट होती है 7, 24, 25। आपको क्या अच्छे से पता होगा, 7, 24 और 25। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 7 तो आपका यहीं पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चौड़ाई होती है वो हमेशा कम होती है, लंबाई जो होती है वह हमेशा ज़्यादा होती है, तो 24 आपका यहीं पर आना है। और विकर्ण आप तो यहाँ पर हमें हमेशा ही बोलेंगे, यहाँ पर ये आपका कितना होगा 25 होगा, ये आपका 24 होगा और ये तो आपका 7 होना ही होना है। हमसे पूछा गया था लंबाई के लिए, तो लंबाई के लिए हमें हमेशा ही क्या लेंगे, ये वाली संख्या को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये बड़ी है इससे। अच्छे से समझ आया होगा ये चीज़, ठीक। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है, 10 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल किलोमीटर प्रति हावर में, देखिए लंबाई तो हमेशा ही मीटर में रहती है, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति हावर में हमें देनी होती है और समय जो होता है वह सेकंड में देना होता है, ठीक। ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमने बोला था कि काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि हमें यहाँ पर डेटा ना होता है जो पूरा नहीं दिया होता। डेटा जो होता है वह कभी पूरा नहीं दिया होता, तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को ना क्या करना होता है कि एक्स मानकर चलना होता है, या फिर एक्स मानो, वाई मानो, कुछ भी आप मान सकते हो जो आपकी मर्जी हो, लेकिन कुछ ना कुछ हमें मानकर चलना होता है जिससे कि हम उस प्रश्न को सॉल्व कर सकें। क्योंकि हमारे पास डेटा पूरा नहीं होता है तो वहाँ पर हमें ऐसा करना होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, इक्वेशन बनती है, और जब कभी भी आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको अच्छे से पता है कि अच्छा खासा टाइम लग जाता है। जब इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम लग जाता है तो इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा कि इक्वेशन को बिना सॉल्व किए ही आप आंसर दे सको, वो चीज़ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अब ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर एक रेलगाड़ी जो है, एक रेलगाड़ी बोला गया है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर रही है और एक खंबा जो है उसे 4 सेकंड में पार कर रही है। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम बात करें चाल क्या होती है, तो चाल होती है आपकी दूरी बट्टे समय। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम रेलगाड़ी की चाल जो है, यदि हम प्लेटफॉर्म के जरिए देखें तो प्लेटफॉर्म के जरिए चाल क्या होगी, तो यहाँ पर हमने बोला कुल दूरी बट्टे समय। हमने बोला कि यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल, हम जो रेलगाड़ी जो है इसकी जो लंबाई है उसे हम यहाँ पर x मानकर चलते हैं, रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसे हम यहाँ पर x मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर टोटल दूरी कितनी हो जाएगी जो कवर करनी होगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और साथ में रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मानी है, तो यहाँ पर टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 120 जो प्लेटफॉर्म की है, और रेलगाड़ी कितनी है x है, ये टोटल दूरी हो जाएगी। और जो कितने समय में कवर की है रेलगाड़ी ने, 10 सेकंड में। अब हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम खंबे के द्वारा देखें तो आपको अच्छे से पता है, कभी भी रेलगाड़ी वाले प्रश्न आपने किए होंगे तो वहाँ पर खंबा हो या कोई व्यक्ति हो या फिर कोई पेड़ हो तो उसकी लंबाई कभी भी जोड़ी नहीं जाती है, वह हमेशा ही वहाँ पर उसकी लंबाई शून्य मानी जाती है। तो यहाँ पर जो टोटल जो लंबाई होगी वो हमें क्या माननी होगी, सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ही माननी होगी। तो हमने बोला कि यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो टोटल लंबाई आपकी x ही होगी, और उसी पार करने में कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड लग रहे हैं। तो हमने बोला ये क्या हो जाएगा आपका 4 सेकंड। अब यहाँ पर ये भी चाल है, ये भी चाल है। हमने बोला कि यहाँ पर हमें यदि हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हम इस कैलकुलेशन को यदि ऐसी इस प्रकार से यदि कोई बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है जिसमें आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है तब आप क्या करोगे। तो हमने बोला आप यहाँ पर सीधा ऐसा कीजिए कि यहाँ पर आप किसी भी एक ऑप्शन को उठा लीजिए। हमने बोला हम सबसे पहले ऑप्शन को उठा लेते हैं। तो यदि हम सबसे पहले ऑप्शन को उठाएं तो यहाँ पर देखिए 80 मीटर यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछी गई है और चाल पूछी गई है। तो हमने बोला रेलगाड़ी की लंबाई आपकी 80 है और चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति हावर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर 80 को ले लेते हैं क्योंकि हमें रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए। तो हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम 80 को ले लेते हैं तो x के स्थान पर हम 80 रख सकते हैं, और यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं 80 को यदि हम इसमें ऐड कर दें तो ये 120 और 80 कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा।
हमने बोला एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 20 आ गया, और यहाँ पर भी आपका 20 आना चाहिए, तभी ये इक्वेशन जो होगी सेटिस्फाई करेगी। यदि यहाँ पर भी आपका 20 आ गया तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पर एक ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। यदि ये ऑप्शन सही नहीं होगा तो यहाँ पर इक्वेशन बराबर सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ पर हमने बोला ऐसे यदि इससे डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 जीरो, यहाँ पर भी आपका 20 बन रहा है और यहाँ पर भी आपका 20 बन रहा है, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इस ऑप्शन के द्वारा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बोला सर कोई और तरीका होगा, इसी प्रकार से इक्वेशन ही बनती हैं, आपको अच्छे से पता है इनमें, तो कोई और भी तरीका ऐसा हो सकता है जिससे कि हम इजीली सॉल्व कर सकें, ज़्यादा हमें दिमाग भी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने बोला कि हाँ एक और तरीका है जो कि आपको अच्छे से पता है कि वहाँ पर जो फॉर्मूला जो होता है वो तो आपको अच्छे से याद ही रहता है। यहाँ पर हम बोले कि यहाँ पर दूरी जो होती है वह क्या होती है, चाल गुणा समय। दूरी जो होती है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय, अच्छे से आपको पता है। हमने बोला कि यहाँ पर दूरी जो है हम अब यहाँ पर हम किसी भी पार्ट से कर सकते हैं, या तो हम पहले पार्ट से कर लें या हम दूसरे पार्ट से कर लें, किसी भी पार्ट से कर सकते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। हमने बोला सर हम पहले वाले पार्ट से ही कर लेते हैं, तो पहले वाले पार्ट में हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी गई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हम x मान लेते हैं, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 120 मीटर लंबा तो आपका प्लेटफॉर्म है और x रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। तो हमने बोला कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 प्लस x। ठीक, अब हमने बोला कि आपके पास चाल है, तो आप बोले सर चाल तो हमारे पास नहीं है, तो हमने बोला चाल वाला छोड़ दीजिए यहाँ पर। हमने बोला कि आपके पास समय है, हाँ समय तो है, क्योंकि उस 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर रही है, तो हमने बोला कि 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो हमारे पास समय तो है। हमने बोला कि यहाँ पर हम यदि यहाँ पर देखें तो हमें रेलगाड़ी की दूरी भी नहीं पता, रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं पता और यहाँ पर चाल भी नहीं पता, तो हमने बोला कि यहाँ पर जो कुछ भी पूछा गया है वह तो आपका ऑप्शन में ही होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन को उठा लेते हैं, यानी कि हमने बोला कि यहाँ पर दूरी जो है वह 80 मीटर है, तो यदि हम 80 मीटर यहाँ पर रखते हैं तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 200 हो गया। हमने बोला यहाँ तो आपका 200 हो गया, आप चाल कहाँ से लेंगे, तो जिस ऑप्शन की आप दूरी ले रहे हो उसी की आप चाल लोगे, तो चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 72 बोला गया है, तो यहाँ पर हमें 72 लेना होगा। और सारी ही डिजिट किस में है आपकी, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तो इसे हम क्या करेंगे 5/18 से इंटू कर देंगे। अब यहाँ पर आपका यदि 200 बन रहा है तो यहाँ पर भी आपका यदि 200 बन गया तो ये सेटिस्फाई करेगा, यदि 200 नहीं बना तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 18 चौक 72 होता है और 5 चौक 20 होता है, और यदि हम 20 में यदि 10 का इंटू करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, 200 हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपका 200 बन रहा है और यहाँ पर भी आपका 200 बन रहा है, यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वह सेटिस्फाई कर रहा है, तो 100% हमारा आंसर यही होगा। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या इतनी है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, उसने कितने वैध मत प्राप्त किए हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यानी कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, मिड वैल्यू पूछी गई है। यदि हमें यहाँ पर मिड वैल्यू पूछी गई है, हमें किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, कितने वोट थे कितने नहीं थे, हमें किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि यहाँ पर जो दूसरा उम्मीदवार है उसने कितने वैध मत प्राप्त किए। तो हमने बोला कि ये पहला जो उम्मीदवार था उसने यदि 55% प्राप्त किए थे, तो जो दूसरा वाला था उसने कितने परसेंट प्राप्त किए होंगे, 45%। हर कोई अच्छे से जानता है 100% होती है अपने आप में हर चीज़। तो यहाँ पर पहले वाले ने यदि 55% प्राप्त किया है, तो यहाँ पर जो सेकंड वाला जो होगा उसने कितने प्राप्त किए होंगे, 45%। अब यदि हम 45% की बात करें तो यहाँ पर 45% जो होता है उसका मतलब कितना होता है, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10 0, यानी कि 9/20। अगर हमसे यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू पूछी जाती तो हम 20 से डिवाइड करके देखते, लेकिन हमसे यहाँ पर मिड वैल्यू पूछी गई है तो हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, 9 से डिवाइड करके देखेंगे। हमने बोला 9 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, 9 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला यहाँ पर हम देखें तो 9 से आपकी ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसे देखें तो ये भी आपकी 9 से डिवाइड नहीं हो रही है, क्योंकि संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये भी संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो रही नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये भी संख्या आपकी 9 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 3 से एक बार में डिवाइड हो जाएगी, फिर उसके बाद ये पॉइंट में चली जाएगी, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा।
9 तिया 27 होता है, यानी कि ये संख्या जो है वह पूरी तरह से डिवाइड हो रही है 9 से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर है, यानी कि धारा का वेग यानी कि यहाँ पर पानी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बाई की वैल्यू हमसे यहाँ पर दी गई है। इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंचती है, यानी कि ये आपका यहाँ पर 33 मिनट दिया गया है, यहाँ पर टोटल समय दिया गया है। इसके बाद बोला गया है मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो मोटर बोट की शांत जल में चाल पूछी गई है, यानी कि हमसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। आपने यदि यहाँ पर बोट वाले प्रश्न करे होंगे यहाँ पर, तो आपको अच्छे से पता होगा यहाँ पर किस किस प्रकार की कंडीशन बनती हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम, दो चीज़ों की बात की जाती है हमेशा ही। और यहाँ पर हमारे क्या है कि यहाँ पर जो डेटा है वो हमारा यहाँ पर पूरा नहीं है। यदि डेटा पूरा नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ ना कुछ मानकर चलना होगा। तो यहाँ पर हमें मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर बाई और एक्स यहाँ पर दिया जाता है। तो ये जब कभी भी पानी का वेग बोला जाता है तो वह बाई होता है, और यदि किसी व्यक्ति या किसी बोट की बात की जाती है तो यहाँ पर उसका वेग क्या होता है, एक्स होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपने यदि पहले ना किए हों तो आप यहाँ पर देखिए ऐसा हो सकता है कि आपने पहले ना किए हों बोट वाले प्रश्न, तो आप ऐसा कीजिए, हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, वहाँ पर हमने आपको पूरी डिटेल में पढ़ा रखा है। पूरा चैप्टर 2 से 2.5 घंटे की वीडियो होगी, आप वहाँ पर जाकर आपसे देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर एक अप स्ट्रीम की बात करते हैं और एक डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। अप स्ट्रीम यानी कि अप स्ट्रीम जाने में जो समय लगेगा और डाउन स्ट्रीम आने में जो समय लगेगा, यानी कि जो दोनों जो टोटल समय लगेगा, तो ये तो आपका टोटल टाइम हो जाएगा। अप स्ट्रीम जाने में समय और डाउन स्ट्रीम आने में समय, तो ये टोटल टाइम हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा जो टोटल टाइम दिया गया है, टोटल टाइम जो दिया गया है वो कितना दिया गया है आपका 33 मिनट, और 33 मिनट दिया गया है, तो ये मिनट में तो हम नहीं ले सकते, तो हमें इसमें किस में लेना होगा, हावर में लेना होगा। यानी कि 33 मिनट को यदि हम घंटे में चेंज करना चाहते हैं तो इसे 60 से डिवाइड करना होगा, और 60 से डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 0, कितना बन जाएगा आपका 11/20 घंटे। ठीक, अब इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ पर हम दूरी बट्टे चाल यदि हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर, यानी कि पहले तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है 6 किलोमीटर, फिर उसके बाद बी पॉइंट से फिर वापस आ रहा है ए पॉइंट पर 6 किलोमीटर। तो यानी कि टोटल जो दूरी होगी, यानी कि अप स्ट्रीम जाने में जो समय लगा वो भी आपका 6 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के लिए भी जो अगर दूरी होगी वो भी आपकी 6 किलोमीटर ही होगी। अब यहाँ पर यदि हम चाल की बात करें तो चाल के लिए आपको अच्छे से पता होगा, अप स्ट्रीम के लिए हम क्या करते हैं एक्स प्लस बाई, और अप स्ट्रीम के लिए क्या करते हैं हम एक्स माइनस बाई, और डाउन स्ट्रीम के लिए क्या करते हैं हम एक्स प्लस बाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक्स की और बाई की वैल्यू हमें दोनों नहीं दी गई हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स प्लस बाई यानी कि 2 और एक्स माइनस बाई यानी कि 2, क्योंकि बाई की वैल्यू हमें दी गई है ना, तो बाई की वैल्यू हमने रख दी, एक्स की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। अब यहाँ पर यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो तो आपका यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने बोला इक्वेशन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन को उठाकर देख लीजिए। ऑप्शन से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि इस जगह पर यानी कि एक्स की वैल्यू, देखिए एक्स की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है, यदि हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर यदि हम ऑप्शन में से किसी से भी रखते हैं तो यहाँ पर यदि इसकी कैलकुलेशन कर दें तो यहाँ पर 11/20 बन रहा है, तो यहाँ पर भी आपका 11/20 बनना चाहिए। हमने बोला सबसे पहले ऑप्शन को उठा लेते हैं, तो हमने बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 6/20 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 22, प्लस यहाँ पर 6/20 में से हम 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 18। अब यहाँ पर हम देखें ये 6 3 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। ठीक, 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 3 6, 3/11 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका एलसीएम भी लेते हैं तो 11 3 33 हो जाता है, यानी कि ये संकेत देखिए यहाँ पर 20 से आपका ये सही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर नीचे आपका यहाँ पर 11 का गुणनखंड आ रहा है, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई कभी भी नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। हम दूसरा ऑप्शन उठाकर देख लेते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पर 22 को रखकर देखते हैं। यदि 22 को रखकर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 6/22 और 2 24, प्लस 6/22 में से हम 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 20। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी कि 1/4 बन जाएगा, यहाँ पर 1/4 बन जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं 2 3 6 हो जाएगा और 2 धारे 20 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका
20 LCM आ जाएगा आपका, ठीक। और यहाँ पर हम देखते हैं 4 पंजे 20 होता है, तो 5 से कम 5 प्लस 10 दूनी 20 होता है और 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना होता है 11, यानी कि 11/20 आपका यहाँ पर बन रहा है। यदि यहाँ पर आपका 11/20 बन रहा है तो यहाँ पर भी आपका 11/20 बन रहा है और यहाँ पर भी आपका 11/20 बन रहा है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला जो चीज़ हमसे पूछी गई है हमें सिर्फ उसी से मतलब है, हमें किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमसे पूछा गया है कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, और उसने रमेश की वर्तमान आयु के लिए क्या बोला है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। यानी कि राहुल की आयु कितनी होगी, यदि x होगी तो रमेश की कितनी होगी 4x होगी, 4 गुनी हो गई। हमने बोला कि यहाँ पर रमेश की वर्तमान आयु जो है उसका रेशियो यदि 4x है तो आप सीधा 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वही आपका यहाँ पर डिवाइड हो रहा होगा। यानी कि 4 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर हो सकता है, यानी कि 4 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला यदि 4 से देखें तो ये संख्या आपकी डिवाइड हो नहीं रही है तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 4 से देखें तो ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 4 से देखें तो यहाँ पर 35 भी डिवाइड नहीं होगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 4 से आपका 32 डिवाइड हो जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष हैं। इनकी औसत आयु कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब आप बोलो सर यहाँ पर औसत आयु निकालने के लिए हम सभी संख्याओं का यहाँ पर योग कर लेंगे और जितनी संख्या हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत आयु यहाँ पर निकल आएगी, और आसान है काफ़ी, आप इजीली इन्हें सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन हमने बोला कि यदि आपके सामने कोई बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाए, 4 5 नंबर की संख्या दे दी जाए, या फिर यहाँ पर देखिए औसत, यहाँ पर देखिए आयु बोली गई है, यहाँ पर यदि वेतन बोल दिया जाता तो वहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या बना देता, तो वहाँ पर आप क्या करते, वहाँ पर आपको टाइम लगता है उन्हें जोड़ने में, फिर उसके बाद डिवाइड करने में, बड़ी बड़ी संख्याओं में डिवाइड करने में भी टाइम लगता है। या फिर आपको कभी ऐसा होता कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या रखती जाती तो उन्हें भी जोड़ने में आपको टाइम लगता, डिवाइड करने में भी टाइम लगता। तो उसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उस शॉर्ट ट्रिक से आप ईजिली कर सकते हो, आपको ज़्यादा पर प्रॉब्लम नहीं होगी, सेकंड से भी कम समय में आंसर दे दोगे। कैसे दोगे, ध्यान से समझिए। हमने बोला कितनी संख्याएं हैं, ये 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। हमने बोला इन तीनों संख्याओं का आप इकाई अंक निकाल दो, बस आपको क्या करना है, इन्हें ऐड नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालोगे तो सबका ये योग करने के बाद इकाई अंक निकलता है। तो हम यहाँ पर इकाई अंक निकालें तो यहाँ पर देखिए ये 6 है और ये 6 है, और 6 और 6 12 हो गया, यानी कि 2 इकाई अंक बना, और 2 में 2 जोड़ते थे यानी कि 4 इकाई अंक बना। इकाई अंक कितना बन रहा है आपका, 4 बन रहा है। आपने सिर्फ इकाई अंक निकाल लिया, कितनी भी संख्याएं हो, 10 20 30 कितनी भी संख्याएं हो, सिर्फ आपको इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक आपने निकाल लिया। हमने बोला कितनी संख्या है, तो 1 2 3 3 संख्याएं हैं। हमने बोला 3 से इंटू करके देख लो, इकाई अंक आपका 4 कहाँ पर बन रहा है, वही आपका आंसर होगा। हमने बोला 3 का यदि हम 0 से इंटू करते हैं तो 0 ही बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 का हम यदि 8 से इंटू करते हैं, 8 3 24, 24 में आपका 4 इकाई अंक बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। अभी और भी ऑप्शन है, उन्हें भी चेक करना है। 7 3 21 होता है, यानी कि यहाँ पर 1 इकाई अंक बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 5 3 15 होता है, यानी कि 5 इकाई अंक बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा एक ही आंसर यहाँ पर फिट बैठ रहा है, 8 3 24, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इतने रुपए पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। जैसे कि हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो वहाँ पर टोटल दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दर का समय से इंटू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जितना समय दिया गया होता है उतनी ही हम पावर लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितना दिया गया है, आपका 15% दिया गया है। 15% का मतलब कितना होता है, 5 3 15 और 5 दूनी 10 0, यानी कि 3/20 होता है 15% का मतलब। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, यानी कि हमसे यहाँ पर मिड वैल्यू पूछी गई है। तो फर्स्ट वैल्यू ये है और मिड वैल्यू कितनी है, 3 है। यदि हम 3 की बात करें तो हमें क्या करना होगा, 2 वर्ष के लिए बोला गया है तो पावर 2 करना होगा। तो पावर 2 करते हैं तो 3 3 कितना होता है, 9, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका, 9 हो जाता है।
हमने बोला कि यहाँ पर यदि चक्रवर्ती ब्याज के लिए बोला गया है तो उसका रेशियो आपका 9 है, तो 9 से आप डिवाइड करके देख लो, जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 6 ये है और यहाँ से हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो ये 9 डिवाइड हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6 और 7 8 9 2 हमसे यहाँ से ले लेते हैं, फिर आपका 3 बच जाएगा, तो यानी कि ये संख्या आपकी पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो नहीं रही है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर देखिए 6 और 4 10, 10 और 4 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 बन रहा है, यानी 21 आपका 9 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने आगे बढ़े तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर देखिए 6 और 4 10 और 10 और 6 16 17 18, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 5 आपका बच गया, यानी कि ये हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये 9 से डिवाइड हो नहीं रहा है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर तो 5 और 4 9 होता है, 9 डिवाइड हो गया। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर 5 6 7 8 और 1 9, यानी कि 9 यहाँ पर, यानी कि ये पूरी संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा।